हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 27 अगस्त 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी हेडलाइंस के साथ जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं न्यूज़पेपर में। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले परिणाम का जरूर विचार करें। देखिए, अगर एक स्टूडेंट के तौर पर इन लाइनों को हम समझें तो जो विद्यार्थी होता है या सभी विद्यार्थी अपने घर पर रहकर या कोचिंग में जाते हैं, इस समय तो कोचिंग भी नहीं जाते हैं, अपने घर पर रहकर तैयारी करते हैं। और वो घर पर रहकर या अपने रूम में रहकर कितना पढ़ते हैं ये बाहरी कोई नहीं देखता। हो सकता है एक विद्यार्थी 1 घंटे पढ़ता हो, दूसरा 5, 10, 12, लेकिन अब कभी कभी 4 घंटे पढ़ने वाले का भी सिलेक्शन हो जाता है और 12 घंटे पढ़ने वाले का नहीं होता। इसलिए आप अकेले में कितना पढ़ते हैं, कितना गहन अध्ययन करते हैं, ये आपके घंटे निर्धारित नहीं करता, आपका परिणाम निर्धारित करता है। इसलिए आपको लोग जानेंगे आपके परिणाम की वजह से। आप कितने घंटे वर्तमान में पढ़ रहे हैं इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप सफल हो गए, परिणाम आपका निकल गया, तो लोग आपको पहचानेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड तैयारी पर जोर दें। आप जितना भी पढ़ें लेकिन फोकस होकर पढ़ें। अब चलिए आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 2 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहला है मोरेटोरियम अवधि के ब्याज पर साफ करें रुख। ये यहाँ रुख होगा, ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा है सियासत के बीच परीक्षा की तैयारी। जिस तरीके से निट और जेई मेंस को लेकर 7 राज्य एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं कि परीक्षाएं अभी ना कराई जाएं, उसको लेकर है ये न्यूज़। चलिए पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से स्पष्ट कहा कि मोरेटोरियम अवधि में बैंकों द्वारा ब्याज लिए जाने के मामले में हलफनामा दाखिल कर अपना रुख स्पष्ट करें। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह इस मामले में आरबीआई की आड़ नहीं ले सकता। लॉकडाउन सरकार ने लगाया है तो लोगों को उस अवधि में हुई दिक्कत से निजात भी सरकार ही दिलाए। मोरेटोरियम के दौरान लोगों की ईएमआई के ब्याज पर भी ब्याज वसूले जाने के मामले में केंद्र सरकार की ओर से रुख स्पष्ट नहीं किए जाने पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट मामले पर 1 सितंबर को फिर सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अगली सुनवाई से 1 दिन पहले हलफनामे की कॉपी पक्षकारों को देगा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह की पीठ ने आगरा के गजेंद्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा कि यह समय सिर्फ बिजनेस देखने का नहीं है, बल्कि लोगों को राहत के मुद्दे पर भी विचार करना चाहिए। अब क्या होता है मोरेटोरियम पीरियड? मोरेटोरियम अवधि यानी कि ऋण स्थगन उस अवधि को कहते हैं जिस दौरान आपको लिए गए कर्ज पर ईएमआई का भुगतान नहीं करना पड़ता है। इस अवधि को ईएमआई हॉलिडे के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि यह सिर्फ ईएमआई टालने का विकल्प है। ऐसा नहीं है कि आपको ईएमआई से उस अवधि की किस्तें कम दी जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज़ है सियासत के बीच परीक्षा की तैयारी। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस और मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि निट टालने के लिए कुछ छात्रों के साथ साथ विपक्षी राजनीतिक दलों ने भले मोर्चा खोल दिया हो, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के बढ़ते कदम अब रुकने वाले नहीं हैं। एनटीए ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद परीक्षाओं में अब कोई बदलाव संभव नहीं है, यह तय तारीखों पर ही होंगे। एनटीए ने बुधवार को निट के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं और अब 14 लाख से ज़्यादा छात्रों के जेईई और निट के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए गए हैं। परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर छात्रों का एक वर्ग मोर्चा खोले हुए है, जिसे कांग्रेस और दूसरे विपक्षी राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा और मांग की कि सभी पक्षों से बातचीत कर इसका समाधान निकाला जाए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है
कि अमेरिका में नस्ल भेद विरोधी प्रदर्शन के दौरान फायरिंग, 2 लोगों की मौत। ये लगातार वहाँ पर हो रहा है प्रदर्शन और जाने जा रही हैं। अमेरिका के विस्कॉन्सिन प्रांत के दक्षिण पूर्व शहर केनोशा में मंगलवार रात नस्ल भेद विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुई फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ितों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। उधर नस्ल भेद से जुड़े एक और प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया है। बता दें कि रविवार शाम एक विवाद के बाद पुलिस ने जैकब ब्लैक नाम के अश्वेत की पीठ में 7 गोलियां मारी थीं, जिसके बाद पुलिस की हिंसक कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। इस बीच देश में नस्लीय विरोधी प्रदर्शन का दायरा बढ़ता जा रहा है। पोर्टलैंड लुइसविले केंटुकी में जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस की भिड़ंत हुई, वहीं लॉस एंजल्स विस्कॉन्सिन की राजधानी मेडिसन और मिनीपोलिस में भी लोगों ने जुलूस निकालकर पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। पुलिस ने लुइसविले और केंटुकी में विरोध प्रदर्शन करने वाले 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये इंटरनेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है बैंकिंग सेक्टर को फ्रॉड मुक्त बनाने की तैयारी, और दूसरी न्यूज़ है कि निर्यात के लिए हर जिले में बनेगा एक्सपर्ट हब। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। आरबीआई की मंगलवार को वार्षिक रिपोर्ट में बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा फ्रॉड होने के आंकड़े जरूर दिए गए हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ने मिलकर देश के बैंकिंग सेक्टर को पूरी तरह से फ्रॉड मुक्त बनाने की मुहिम छेड़ी है। इसमें भारतीय उद्योग प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जैसे संस्थानों की भी मदद ली जा रही है। फरवरी 2018 में नीरव मोदी धोखाधड़ी कांड के सामने आने के बाद कई स्तरों के विमर्श के बाद बैंकों को पूरी तरह से फ्रॉड मुक्त बनाने का रोडमैप तैयार किया गया। इसके तहत ही सरकारी व गैर सरकारी बैंक पुराने मामलों की भी जांच पड़ताल में जुट गए हैं। खासतौर पर कर्ज आवंटन के मामलों में तयशुदा नियमों में जरा सी भी लापरवाही बरतने को अब फ्रॉड की श्रेणी में डाला जा सकता है। वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में बैंकिंग फ्रॉड की संख्या में 28% का इजाफा हुआ और इसकी कुल राशि में तकरीबन 159% की वृद्धि हुई है। हालांकि इन मामलों में चालू वित्त वर्ष के अंत तक कमी आने की संभावना है। बैंकिंग विभाग के सूत्रों के मुताबिक आरबीआई की रिपोर्ट में यह कहा गया कि फ्रॉड के मामलों को सामने लाने में ज़्यादा वक्त लग रहा है। वर्ष 2019-20 में फ्रॉड के मामले को पकड़ने में 2 वर्ष से ज़्यादा का समय लगा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि निर्यात के लिए हर जिले में बनेगा एक्सपर्ट हब। विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने और निर्यात को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने के लिए सरकार हर जिले में एक्सपोर्ट हब, यहाँ पर एक्सपोर्ट होगा, यहाँ पे एक्सपर्ट हो गया है, एक्सपोर्ट हब बनाएगी। वहीं विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने एवं निर्यात लागत को दूसरे देशों में के बराबर लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। वाणिज्य सचिव अनूप वधवान ने यह जानकारी दी है। इस मामले में उन्होंने वियतनाम जैसे देश का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें अपनी उत्पादन लागत को उनके बराबर लाना होगा। विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1.7% है, जिसे इस दशक में 5% तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वित्त वर्ष 2018-19 में भारत का वस्तु निर्यात 330 अरब डॉलर यानी लगभग 24.75 लाख करोड़ रुपए मूल्य का रहा था। ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है अपनी भाषा की महत्ता समझें। यदि नई शिक्षा नीति के पालन में भारतीय भाषा के प्रति लगाव पैदा किया जा सके तो एक महान कार्य हो सकता है, अन्यथा हर पश्चिम के पिछगुल्लू यानी कि उनको फॉलो करने वाले हम बने रहेंगे। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर शंकर शरण द्वारा। दूसरा आर्टिकल है अवसरों को आसान बनाने की कोशिश,
NRA रोजगार की तलाश करने वाले लाखों युवाओं की जीवन को सरल बनाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। और इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है, लेखक जो है इनके केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तीसरा आर्टिकल है निशाने पर परीक्षाएं। जिस तरीके से नेट और जेई मेंस की परीक्षाओं का विरोध हो रहा है, और ख़ास तौर पर गैर भाजपा शासित प्रदेशों द्वारा, तो वो उसी पर लिखा गया ये आर्टिकल। तो सबसे पहले हम अपने पहले आर्टिकल को देखते हैं। अपनी भाषा की महत्ता समझें। नई शिक्षा नीति की सबसे विशिष्ट बात भारतीय भाषाओं को भी महत्व देने की है। अच्छा है कि इसे अनिवार्य न करके यथासंभव वाले भाव में रखा गया है। इससे राजनीतिक गिद्धों को मौका नहीं मिला, हालांकि वे मौके की ताक में हैं। इसका पता डीएमके नेता कनिमोझी की ओर से हिंदी के प्रति दिखाए गए दुराग्रह से चलता है। ऐसे दुराग्रह के बाद भी यदि सरकार और समाज गंभीरता दिखाए तो यह ऐतिहासिक मोड़ हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा, संस्कृति और वैश्विक प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी अपनी भाषाओं का महत्व समझा जाए। कवि और चिंतक सच्चिदानंद वात्स्यायन अग्नेय जी का कहना है कि भाषा कल्पवृक्ष है, श्रद्धापूर्वक जो उससे मांगे वह देती है। यदि उससे कुछ मांगा ही ना जाए तो कल्पवृक्ष भी कुछ नहीं देता। मनुष्य की आत्मनिर्भरता आर्थिक ही नहीं, भावनात्मक और मानसिक भी होती है। केवल धनी बनने का कोई लाभकारी पद प्राप्त कर लेने मात्र से ही यह नहीं होता है। इसी में यूरोपीय, अमेरिकी, रूसी, कोरियाई आदि लोगों के आत्माभिमान और आत्मविश्वास का रहस्य है। वे तमाम विज्ञान, तकनीकी और आर्थिक के साथ अपनी भाषा संस्कृति के संग जीवंत रूप से गौरवशाली खड़े दिखते हैं। हमारे साथ देश ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अस्मिता का महत्व नहीं समझा है, जबकि यही चीज़ें हमें पशु जगत से अलग करती हैं। मनुष्य मूल्यों की सृष्टि करते हैं, ऐसे मूल्य जिनके लिए प्राणों तक के बलिदान को भी उचित समझते हैं। यही मनुष्यत्व है। भाषा और संस्कृति बच्चों की शिक्षा के केंद्र आगे होने चाहिए। यदि नई शिक्षा नीति के पालन में भारतीय भाषा साहित्य के प्रति लगाव पैदा किया जा सके तो एक महान कार्य हो सकता है, अन्यथा हम पश्चिमी को फॉलो करने वाले बने रहेंगे। अंग्रेजी केंद्रित होने से ही भारतीय युवा विज्ञान तकनीक में मौलिक खोज करने में पिछड़े हुए हैं। तमाम नई खोजें उन्हें देश के युवा कर रहे हैं जो अपनी अपनी भाषाओं की बुनियाद पर खड़े हैं। उनका व्यक्तित्व सांस्कृतिक रूप से खंडित, दुर्बल नहीं है। विजातीय विचारधाराएं और भारत विरोधी ताकतें तरह तरह से हम पर चोट कर रही हैं क्योंकि हमारा अस्मिता बोध दुर्बल हुआ है। हमारी सांस्कृतिक एकता कुछ अर्थों में कमजोर हुई है। हिंदी की अपेक्षा का भी मूल कारण राष्ट्रीय चेतना पर चोट ही है, अन्यथा देश में हिंदी का विरोध बड़ा या गहरा नहीं है। जहाँ है वह भी वहीं तक जिस हद तक भारतीयता का भी विरोध या अपेक्षा है। भारत में विभिन्न भाषाओं की सशक्त उपस्थिति कोई समस्या नहीं है। यदि हम एक लिपि देवनागरी अपना ले तो विभिन्न भाषाओं की आंतरिक एकता साफ दिखने लगेगी। तब हरेक भारतीय अनेक स्वदेशी भाषाएं बिना विशेष प्रयत्न के समझ सकेंगे। वैसे भी विभिन्न भाषाओं की कोई ठोस सीमा रेखा नहीं है। मुख्य बात सांस्कृतिक दृष्टि की है। यदि उनका महत्व ध्यान में रहे तो विभिन्नता की समस्या कोई बाधा नहीं रहेगी, जैसा हम अंग्रेजों के आने से पहले नहीं थी। संस्कृत और लौकिक भाषा देश की भावनात्मक, बौद्धिक और व्यापारिक जरूरतों की पूर्ति करती थी। यदि नई शिक्षा नीति उस भावना को पुनर्जीवित कर सके तो हमारा कल्पवृक्ष पुनः हरा भरा हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है अवसरों को आसान बनाने की कोशिश। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी NRA के गठन को मंजूरी देकर ऐतिहासिक पहल की है। इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही कहा कि सरकार की यह पहल करोड़ों युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगी। इससे तमाम तरह की परीक्षाएं देने की जरूरत नहीं होगी। युवाओं के कीमती समय एवं संसाधनों की बचत होगी। NRA की स्थापना से पारदर्शिता को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। NRA नामक संस्थान ग्रुप बी और ग्रुप सी ये गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक साझा सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी।
वर्तमान में केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए हर साल करीब 2.5 से 3 करोड़ उम्मीदवार अलग अलग परीक्षाएं देते हैं जो विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाती हैं। लेकिन अब अगले साल से एनआरए एक सीईटी परीक्षा आयोजित करेगा। इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर कोई भी उम्मीदवार संबंधित विभागों में रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकेगा। इस प्रकार यह रोजगार की तलाश करने वाले लाखों युवाओं के जीवन को सरल बनाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम से कम नहीं है। एनआरए के जरिए ग्रामीण युवाओं के लिए मॉक टेस्ट आयोजित करने की भी परिकल्पना की गई है। इसकी है हेल्पलाइन एवं शिकायत निवारण पोर्टल होंगे। सीईटी की एक अन्य बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हासिल अंक परिणाम की घोषणा की तारीख से अगले 3 साल की अवधि के लिए वैध रहेंगे। सीईटी में शामिल होने के लिए उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन वह उम्मीदवार की ऊपरी आयु सीमा पर निर्भर करेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यह उम्मीदवारों के लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा, क्योंकि फिलहाल उन्हें इन परीक्षाओं की तैयारी करने और उसमें शामिल होने के लिए हर साल काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे उनके समय और धन की बर्बादी होती है। एनआरए सभी गैर तकनीकी पदों के लिए 10वीं, 12वीं और स्नातक पास उम्मीदवारों के लिए 3 स्तरों पर एक सीईटी आयोजित करेगा। वर्तमान में इन पदों के लिए परीक्षाओं का आयोजन कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी आईबीपीएस द्वारा किया जाता है। सीईटी स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर अंतिम चयन के लिए संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा विशिष्ट स्तरों पर अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम एक जैसा होगा जो मानक होगा। ऐसे अभ्यर्थियों का बोझ काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में उन्हें अलग अलग पाठ्यक्रमों के अनुसार अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती है। उम्मीदवारों को एक साझा पोर्टल पर पंजीकरण करने और केंद्रों का विकल्प देने की सुविधा होगी। उपलब्धता के आधार पर उन्हें केंद्र आवंटित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य एक ऐसे चरण तक पहुंचना है जहां उम्मीदवार खुद अपनी पसंद के केंद्रों पर परीक्षा दे सके। नेक्स्ट आर्टिकल है निशाने पर परीक्षाएं। आईआईटी और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली परीक्षाओं जेईई और नीट को लेकर जैसी संकीर्ण राजनीति का परिचय दिया जा रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस मसले पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षाविदों की राय को महत्व दिया जाना चाहिए, उस पर कुछ नेता सक्रिय होकर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। इन परीक्षाओं को लेकर किस तरह क्षुद्र राजनीति हो रही है, इसका पता उस विरोध प्रदर्शन से चलना है जिसका आयोजन युवा कांग्रेस ने दिल्ली में किया है। क्या यह हास्यास्पद नहीं है कि कांग्रेस के युवाओं को विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर जमा हो सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र जरूरी सावधानी बरतते हुए परीक्षा नहीं दे सकते। निसंदेह कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन यदि सतर्कता बरतते हुए हवाई एवं रेल यात्रा संभव है और विधानसभाओं के सत्र आयोजित हो सकते हैं, तो फिर परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती। कुछ राजनीतिक दलों की ओर से यह जो माहौल बनाया जा रहा है, सरकार कोरोना संक्रमण के इस दौर में छात्रों की सेहत की चिंता करने को तैयार नहीं है, वह एक किस्म की राजनीतिक शरारत ही है। आखिर कोई भी सरकार बेवजह छात्रों को परेशानी में डालने का काम क्यों करेगी? इससे उसे क्या हासिल होगा? तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है, वो न्यूज़ है कि आज से अभ्यास में जुटेंगी आईपीएल टीमें। आईपीएल के लिए संयुक्त अरब अमीरात में 6 दिन की अनिवार्य क्वारंटीन अवधि पूरी करने के बाद अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब की टीमें गुरुवार से इस T20 लीग की तैयारी शुरू करेंगी। 19 सितंबर से शुरू हो रही है लीग। खिलाड़ियों के लिए आसान नहीं रहेगी, क्योंकि उन्हें बायो बबल यानी खिलाड़ियों को खेलने के लिए बनाए गए नियमों के तहत सुरक्षित माहौल के कड़े नियमों का पालन करना होगा। साथ ही दुबई की गर्मी भी उन्हें परेशान करेगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में अभ्यास शुरू कर दिया है। ये दैनिक जागरण 27 अगस्त के दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।